वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डियालान ने डोनट्स के बारे में फुल डिटेल इकट्ठा करने के बाद नुवा को उसकी जानकारी दे दी थी। फिर हम अगले सीन में आते हैं जहां पर बार्सले हुआवा की एक पेंटिंग ले आया था और जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है उसने इसमें असली खून का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये पेंटिंग कर्स्ड हो चुकी है। और नुवा को ऐसी चीजें काफी पसंद आती है, इसलिए वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उस पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हुआवा आजाद हो चुकी थी और उसने नुवा का पूरा साथ निभाने की कसम भी खा ली थी। अगले सीन में हमें पता चला था कि नुवा के द्वारा सेलेक्ट की गई एक लड़की जिसका नाम एडा है वो अटेंडेंट लेवल पर पहुंच गई है। साथ ही साथ हमें जानने को मिला था कि डोनट्स ने जोई की मां को जान से मारने की कोशिश की क्योंकि वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया था, पर वो उसकी मां ना होते हुए हुआ थे। यहाँ तक कि अब डोनट्स नुवा के कब्जे में था, लेकिन उसको पहले ही उसके लॉर्ड द्वारा मरवाने की कोशिश की जा चुकी थी, पर नुवा ने उसे समय पर बचा लिया, जिसकी वजह से अब वो नुवा का साथ निभाने की कसम खाता है। साथ ही साथ उसने उसको गिलबर्ट की वाइन के बारे में भी बता दिया था कि उसको किसी खास खाने के साथ पिया जाए तो इंसान मर सकता है। इसी वजह से इस इंफॉर्मेशन को एम्परर तक पहुंचाने के लिए चला गया, लेकिन एम्परर को उसके बारे में पहले से ही मालूम था। पर वो नुवा की सूझबूझ को देखकर उसको मिलिट्री का वाइस मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं और उन्होंने उससे यह भी कह दिया था कि अगर मैं मर भी गया तो तुम इंपीरियल गार्ड का इस्तेमाल करके कैपिटल पर कब्जा कर लेना, फिर एक नई रिप्लेसमेंट चुनना। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एम्परर का कैसल का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम आल्बर्ट को भी देख पाते हैं, पर वहाँ पर नुवा सबको बता रहा होता है मेरे भाई के बल गिलबर्ट के मैनर की तलाश ली गई है। साथ ही मैजेस्टी के मर्डर की साजिश से जुड़े डॉक्यूमेंट जमीन के नीचे बने कमरों में छिपे हुए मिले। उसकी इस बात पर अल्बर्ट बताता कि मैं समझता हूँ तो उन्हें पक्के सबूत मिल गए हैं, पर वह बेवकूफ तो कुत्ते से कंपैरिजन के लायक भी नहीं है। उन दोनों की बात सुनने के बाद मैजेस्टी कहने लगे और उसके साथ क्या किया जाएगा। अब ये सुनकर नोवा कहने लगा एम्परर के प्रीमेडिटेटेड मर्डर निसंदेह राजद्रोह है, जिसकी वजह से इंपीरियल लॉ के तहत उसे कमर से 2 टुकड़ों में काट देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हालांकि इस मामले को केवल मर्डर की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अब ये सुनने के साथ एम्परर कहने लगे और इससे क्या होगा, जो सुनकर नोवा कहता कि उसे 2 टुकड़ों में काटे जाने से नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी उसे डेथ पेनल्टी की एग्जीक्यूशन से कम समय की मोहलत दी जा सकती है और उसको पनिशमेंट से तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा जब एम्परर इसका खुद ऑर्डर देंगे। नोवा के इस सवाल का जवाब देते हुए अल्बर्ट बताता है मामले को इस तरह पेचीदा क्यों बना रहे हो, ये तो अब भी बीच से काट कर दी जाने वाली ही पनिशमेंट है। अगर उसे सजाए मौत मिलती ही है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह कब दी जाती है। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एम्परर अपनी बात रखते हैं। नहीं, नोवा ने एक बार फिर से अपनी समझदारी साबित कर दी है। उसने इस मामले पर लीगल और इमोशनली दोनों ही नजरिए से सोचा है। मैं इस पर इतनी गहराई से सोचने के लिए तुमको अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात सुनकर नोवा अपने मन में कहता है कि गिलबर्ट अभी भी एम्परर का बेटा है, इसी वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शायद एम्परर उसको इतना प्यार करती हो कि उसे सजाए मौत ना दे सके, इसलिए मैंने उन्हें एक ऐसी चॉइस दी जिसका असल नतीजा आजीवन कारावास ही होता है। दूसरी तरफ गिलबर्ट का कहना है हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने जहर देकर आपको मरवाने की कोशिश की वह तुरंत मौत के ही हकदार हैं। अल्बर्ट की ऐसी बातों को सुनकर एम्परर उसको बताते हैं कि अल्बर्ट, मैं उसकी पनिशमेंट का काम तुम्हारे हाथों पर छोड़ता हूँ। उनकी इस बात पर एग्री करते हुए वो वहाँ से जाने लगा, पर वो अपने मन में कहता है उसे सचमुच लगा था कि वह क्राउन को हासिल कर लेगा, कितना पागल है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद एम्परर नोवा को बताना शुरू करते हैं तुमने मुझे ये बताकर बिल्कुल सही किया और इन हालातों में इतनी सेंसिटिविटी दिखाना तुम्हारी कितनी बड़ी समझदारी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी इस सेंसिटिविटी से कुछ हद तक मुझे राहत मिली है और प्राइवेटली तौर पर मैं गिलबर्ट के मैनर की ओनरशिप राइट तुमको सौंपना चाहूंगा। एम्परर की ऐसी बातों को सुनने के साथ नोवा इसके लिए तुरंत मना कर देता है। अब ये सुनकर एम्परर उससे सवाल करने लगे। इस पे नोवा बताने लगा मैंने आपको गिलबर्ट की साजिश के बारे में कॉन्फिडेंशियल रूप से बताया था। अगर अब मुझे उसका मैनर मिल जाता है तो दूसरे प्रिंस भी उसी रिवॉर्ड को पाने की उम्मीद में गुमनाम होकर तरह तरह की शिकायतें करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे के काम में अड़चन डालेंगे। इस बात पर एम्परर का कहना है जरा धीरे, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं ऐसा करना चाहूंगा। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि मेरे बेटे आपस में मुकाबला करेंगे, लेकिन मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वे एक दूसरे का काम बिगाड़ने की कोशिश करें, इसलिए मैं इस बारे में तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दूंगा। इस बात को नोवा अच्छी तरह से समझ चुका था, पर नोवा आगे की बात बताना शुरू करते हैं। इसके बजाय मैं बस वही कहूंगा जो मुझे एक्सेप्टेड है। इसी वजह से जल्दी ही तुम्हें अपने मैनर में वापस चले जाना चाहिए और अब अपनी होने वाली वाइफ के बारे में सोचना शुरू करने का समय आ गया है। और इसके बाद हमें कुछ रेयर बातें पता चलती है। इंपीरियल फैमिली में 12 साल की एज तक एंगेजमेंट होना कोई रेयर बात नहीं है और प्रिंस की फर्स्ट वाइफ यानी उसकी लीगल वाइफ ना कोई मिस्ट्रेस, बल्कि उसका इलेक्शन पूरी तरह से पॉलिटिक्स रीजन से किया जाता है और उसका रैंक इस भूमिका के अकॉर्डिंग होना अनिवार्य है। इसी वजह से प्रिंस को खुद इस बात का कोई हक नहीं है कि वह किससे शादी करे, हालांकि किस्मत का इसमें रोल हो सकता है। उसी वक्त वहाँ पर एम्परर का कहना है मेरे अंकल लाइटनिंग प्रिंस की ग्रैंड डॉटर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब ये सुनने के साथ नोवा का कहना है, जिस पर नोवा बताता कि लाइटनिंग प्रिंस, मेरा मानना है कि वह कई सालों से पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुके
हैं, जिसके जवाब पर एम्परर उसको बताने लगे थे डिविनेशन से पता चला है कि तुम्हारा और उसका बच्चा काफी होशियार होगा और मैं इसकी पॉसिबिलिटी केवल 1% ही मानूंगा, लेकिन हो सकता है कि वह बच्चा तुमसे भी ज्यादा ब्रिलियंट हो। उनकी इस बात पर नोवा कहता है कि किसी की इतनी रिमार्केबल पर्सन को अपनी वाइफ बनाना, इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज से नहीं मिल सकती। नोवा के इस जवाब को सुनने के बाद एम्परर कहे उस केस में मैं मैरिज की बातचीत उनसे शुरू करूंगा। अब ये सुनने के बाद नोवा वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आते के साथ कहने लगे, अरे प्रिंस नोवा तो हमेशा ही हैरान कर देते हैं, उन्हें तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता था और ना ही उसके बारे में कुछ और। उसके इस सवाल के जवाब देते हुए एम्परर बताते हैं कि एक प्रिंस होना यानी एक इंपीरियल फैमिली का हिस्सा होना का यही मतलब है। जिस बात पर एग्री करते हुए प्राइम मिनिस्टर बोले यह सच है, लेकिन एक यंग मैन के लिए अपने होने वाली वाइफ में इंटरेस्ट लेना नेचुरल है, पर इतनी कम एज में इस बात से आगे बढ़ जाना, इससे अमेजिंग वाली बात के अलावा और क्या हो सकता है। वैसे एक बात तो क्लियर है कि आप अपने सक्सेसर के रूप में किसी ग्रैंड चिल्ड्रन को सेलेक्ट कर सकते हो और एक अच्छा ग्रैंड चिल्ड्रन 3 जनरेशन की सफलता की गारंटी दे सकता है। वो बात सुनकर एम्परर का कहना है यह सचमुच में काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन सच कहूँ तो इस बात के कितने चांस है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मुझे सरपास कर सकते हैं। उनकी इस बात पर प्राइम मिनिस्टर बताते कि इस समय वह सारा पोटेंशियल प्रिंस नोवा के पास है, अगर उनका पोटेंशियल उनके बच्चों में भी आ जाता है तो सोचिए क्या हो सकता है। अब ये सुनने के साथ एम्परर अपने मन में कहे तो फिर हम बस उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर नोवा के माइनर की तरफ आ गया था, जहाँ पर डॉन ओट्स आते के साथ उसके सामने झुकते हुए नोवा को बताना शुरू करता है, मैंने अपनी किस्मत मान ली है और अपने फॉर्मर लॉर्ड प्रिंस गिलबर्ट के लिए की गई गद्दारी के लिए मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, प्लीज कम से कम इसे जल्दी से निपटा दो। उसकी ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर नोवा उस पर गुस्सा करने के साथ कहना शुरू करता है, इतनी जल्दबाजी मत करो, और यह सब किसने कहा, लोग तो अनमोल होते हैं, मैं उन्हें अपनी मर्जी से नहीं मारता। साथ ही साथ एमपीडी लॉ के मुताबिक जिस पर्सन पर आरोप लगा हो लेकिन जो देशद्रोह का पर्दाफाश करे उसे बरी कर दिया जाता है, मतलब आजाद कर दिया जाता है। और मैंने तुमको यहाँ कुछ रीजन से बुलाया है। पहला, गिलबर्ट को फांसी दे दी गई है और उसके पास जितने भी पावर थी वह सब खत्म हो चुकी है, इसलिए तुमको अब अपना नाम बदलने और कैपिटल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और देशद्रोह का पर्दाफाश करने पर 1000 रान तक का रिवॉर्ड मिलता है, यहाँ तक कि मैं अपनी जेब में से उसमें एक और 0 ऐड कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डॉन ओट्स कहता है कि पर तुम मुझे इतने सारे पैसे क्यों दोगे। इस बात का जवाब देते हुए नोवा बताना शुरू करता है। उसकी इस बात पर नोवा बताता है कि क्योंकि तुमने मेरे फादर की जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने रॉयल फैमिली के मेंबर के तौर पर रॉयल हाउस होल्ड के डिपार्टमेंट में वापस सौंप सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम खुद क्या चाहते हो। ये बात सुनकर डॉन ओट्स कहा कि अब से आप जीवन भर के लिए मेरे मास्टर हैं, मैं कहीं भी जाऊँ मैं आपके हर ऑर्डर को फॉलो करूंगा। जो सुनकर नोवा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ तक कि डॉन ओट्स अब वहाँ से जा चुका था, पर नोवा जोई को वहाँ पर बुलाने के साथ कुछ कहता है। जोई, तुमने हमारी बात सुन ली है ना, जिस पर जोई पूरी तरह से एग्री थी, पर नोवा कहा कि तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है, उन्हें बता दो कि अब वह बेफिक्र होकर आराम कर सकती हैं। जिस पर जोई खुश होने के साथ कहती कि मास्टर आप मेरी माँ को नहीं भूले, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम अगले दिन की तरफ आते हैं, जहाँ पर नोवा और रीना बाहर की तरफ टहल रही होती है, पर वहाँ पर उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी यह कैपिटल ऑफ ए नेशन ऑफ वॉरियर्स है, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा पर्सन नहीं दिखा है जो वॉरियर जैसा दिखता है। लेकिन रीना वहाँ पर इतनी भीड़ को देखने के बाद नोवा से कहते कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। सामने की तरफ भीड़ के अंदर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो अपनी बड़ाई करते हुए कह रही थी, तो क्या ऐसा कोई है जो मुझे चुनौती देना चाहता है और आपको बस मुझसे फाइट करनी होगी, अगर मैं उस फाइट में जीत गई तो आप लोगों को मुझे 3 रान देने होंगे। उस बंदे की ऐसी बातों को सुनकर उस भीड़ में से एक बंदा सवाल करता है, अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा। अब इस पे वो बताती कि मैं तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी मिस्टर, तुम्हारी नौकरी, जो भी तुम मुझे बनने को कहोगे वो बन जाऊंगी। जो सुनकर वहाँ के लोग काफी हैरान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नोवा अपने मन में कहने लगा, इंपीरियल लॉ में इलीगल स्लेव्स के नेगोशिएट को दूसरे लोगों को खरीदना और बेचना बताया गया है, पर खुद को बेचना इसका वायलेंस नहीं है। पर वहाँ पर एक मुस्टंडाते के साथ कह रहा था, तो मुझे बस तुम्हें हराना है ना। जिस बात पर वो बंदी एग्री करने के साथ बताती कि लेकिन ये आमने सामने की बातचीत होनी चाहिए। जिस बात पर वो बंदा बता रहा था, शुरू में ही मेरा यही इरादा था, वरना अगर मैं जीत भी जाता तो भी मुझे तुम्हें बांटना पड़ता। जो कहने के बाद उसने उस पर अटैक कर दिया, पर वो लड़की उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही एक ही बारी में उसको हरा देती है। अब वो हार चुका है, इसलिए वो बंदी उससे 3 रान मांगने लगी, जो देखकर वहाँ के लोग कहने लगे यह तो बड़ी शर्म की बात है, उसने बिना पैसे दिए उसे चुनौती दी और कुछ ही सेकंड में हार गया। यहाँ तक कि वहाँ पर काफी सारे लोग उसे चैलेंज करने के लिए आए, लेकिन वो लड़की एक के बाद एक उन बंदों को हराते ही जा रही थी, जिसकी वजह से उसके पास काफी ज्यादा पैसे आ चुके थे। पर वहीं दूसरी तरफ रीना हैरान होने के साथ कहती है, वाओ उसने 15 बंदों को हरा दिया। पर वो लड़की अभी तक रुक नहीं थी, उसने और अपोनेंट को बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ के लोगों को उसकी असली पावर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसको चैलेंज करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। उसी वक्त उस भीड़ में से एक मुस्टंडा सामने की तरफ आता है, जो देखकर वो लड़की उससे पैसे
से मांगने लगी क्योंकि फाइट करने से पहले उसे पैसे देने होंगे। पर वो बंदा उसको बताता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीतने वाला मैं ही होऊंगा। ये कहते ही उसने उस पर अटैक कर दिया, जो देखकर वो लड़की उसके अटैक को डॉज करने ही वाली थी, पर अचानक से वो उसके अटैक के सामने ही आ गई। इसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो चुका था, यहाँ तक कि उसने उसके पेट में एक जोर का घूसा मार दिया और इसी के साथ वो हार चुकी। तो सब देखने के बाद वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि वो बंदा कहा अब तुम मेरी हो, पर वो बंदा उसे वहाँ से ले जा भी पाता। उसी वक्त नोवा वहाँ पर आते के साथ बोला कि रुको, यह जरूर रूल के अगेंस्ट होगा। पर वो बंदा अपने सामने इस बच्चे को देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या बात है बच्चे, शिकायत करना बंद करो और तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। पर वही बच्चा सबके सामने उसकी पोल पट्टी खोलने के साथ कहना शुरू करता है, तुमने किसी तरह की नमिंग करने वाली ड्रग का इस्तेमाल किया है ना? अगर तुमने ये काम किसी और से करवाया तो यह 2 on 1 वाली बात हो गई। नोवा की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के लोग उस पर अब शक करने लगे थे कि जरूर इस बंदे ने चीटिंग की होगी। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहने लगा, तुम ये क्या बात कर रहे हो और क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? अब ये सुनकर नोवा लेवितान की पावर का इस्तेमाल करने के साथ उस बंदे को सबके सामने ले आता है जिसने उस लड़की को नमिंग ड्रग दी थी। अब अपने ही बंदे को अपने सामने देखने के बाद वो बंदा बहाने मारते हुए कहने लगा, मैं इस बंदे को नहीं जानता। पर वहाँ के लोग अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए वो उसको गालियां देते हुए कहना शुरू करते हैं, अबे ओए झूठ बोलना बंद कर, वह तुम्हारा ही गुंडा है रॉब, और कल ही तो तुम उसके साथ मेरे बार में शराब पी रहे थे, इसलिए उस लड़की को नीचे उतारो कायर कहीं के। अब उस बंदे को मजबूरन उस लड़की को छोड़ना ही पड़ता है। पर वो बंदा उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि छोटे बदमाश, बीच में दखल देने के लिए तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहते ही उसने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से नोवा अपने लेवितान को बाहर की तरफ निकालने के साथ उसके शोल्डर पर स्लैश अटैक रिलीज कर देता है और उसके एक ही अटैक में वो बंदा घुटनों के बल आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उस पर हंसने के साथ कह रहे थे, जरा उसे देखो, वह लड़का तो कमाल का है और वो इतना तेज था कि मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ नोवा अपने स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहोगे? पर वो बंदा खड़ा हो चुका, लेकिन उसकी पैंट नीचे खिसक रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पैंट पकड़ने के साथ वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसको नोवा ने एक बेंच पर लेटा दिया था। साथ ही वो कहता है, क्या तुम जाग रही हो? नोवा की ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की जाग जाती है, पर अपने सामने इस बच्चे को देखकर वो पूछने लगी कि आखिरकार तुम कौन हो? जब वो ऐसा कह रही थी तभी वहाँ पर एक आंट आते के साथ उसे बताना शुरू करती है, तुम्हें इस लड़के का शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हें पता है इसने तुम्हारी जान बचाई है। वहीं दूसरी तरफ नोवा उससे सवाल करता है, तुमको कितना याद है? जिस पर वो लड़की बताने लगी, मुझे याद है कि किसी घटिया आदमी से फाइट करते हुए मैं उसके अटैक को काउंटर करने ही वाली थी, पर अचानक से मेरे पैर हिलना बंद हो गए। ये सब जानने के बाद नोवा कहता है कि उसके अपने दोस्तों से तुम पर नमिंग ड्रग से अटैक करवाया गया था और मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम भी काफी लापरवाह थी, वैसे भी तुम वहाँ बाहर ये सब कर ही क्यों रही थी? इस पे वो लड़की कह रही थी, मेरे पैसे खत्म हो गए थे और मैं यहाँ नाइट सेलेक्ट करने वाले एग्जाम देने आई थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसी वजह से मेरे पास घर लौटने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तभी नोवा उससे कहा, रुको, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब ये सुनने के साथ वो उसको गालियां देना शुरू कर देती है, पर नोवा उसको समझाता है कि मैंने वहाँ तुम्हारी स्किल देखी थी, इसी वजह से तुम फेल हो ही नहीं सकती। जो सुनने के बाद वो लड़की कही, मैं भी इससे एग्री नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर गौर किया, लेकिन फिर इस साल के हेड जज 10th प्रिंस ने मुझे बुलाया और कहा कि वह मुझे आगे बढ़ने देंगे, लेकिन बदले में एक लड़की होने के नाते मुझे उनके साथ, और वो अपनी बात को पूरी कर भी पाती उससे पहले नोवा कहने लगा, ठीक है बस इतना ही काफी है, मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में कहा कि वह तो ऐसा ही है और ऐसी ही बातें करता रहता है। जो सब सोचने के बाद वो उसको कहता है कि क्या तुम अब भी नाइट बनना चाहती हो? जिस पर वो लड़की एग्री करने के साथ कहने लगी, भले ही इसमें सालों लग जाए, मैं अपनी काबिलियत के दम पर नाइट बनूंगी। उसकी ऐसी जोशीली बातों को सुनने के बाद नोवा कहना शुरू करता है, तो फिर तुम्हें घर लौटने की जरूरत नहीं है और ये लो सोरान, अगले नाइट सिलेक्शन एग्जाम तक गुजारा करने के लिए ये काफी होगा और तुम गीगी उसके रहने सहने का इंतजाम कर दो। जिस पर गीगी पूरी तरह से एग्री थी, पर बीच में खड़ी वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होने के साथ सवाल करती है, ये सब किस बारे में है और ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी इस बात पर नोवा बताता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम अपनी वुमेनहुड के लिए नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के आधार पर पहचान चाहती हो, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। ये बात सुनकर वो लड़की हैरान होते हुए कहती है कि तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम सिर्फ बच्चे नहीं हो। उसका कहना ही था, तभी वहाँ पर वही बंदा बाकी साथियों को बुलवाने के साथ बताना शुरू करता है, बॉस यही है जिसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की और तुम बच्चे वहाँ मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? उस बंदे की ऐसी बातों को सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस पर अटैक करने के लिए जाने ही वाली थी, पर नोवा उसको वहीं पर रोक लेता है। पर वहाँ पर अचानक से लूथियर ग्लो करने लगा, जो देखने के बाद नोवा अपने मन में कहा कि क्या तुम ही इस मसले को सुलझाना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मैं तुमको अपनी आर्मर रिंग से ऐड कर दूंगा। ये कहते ही उसने अपनी आर्मर रिंग को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथों में एक शील्ड क्रिएट हो चुकी थी। यहाँ तक कि लूथियर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने के साथ उन दोनों शील्ड में अपनी फायर पावर इंजेक्ट कर देता है। ये सब देखने के बाद उन मुस्टुंडों में हड़बड़ी मच चुकी थी, साथ ही वो कह रहे थे इसके मुक्के में तो आग
लगी हुई है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अपने साथियों की ऐसी बातों को सुनकर वो बताना शुरू करता है, अरे क्या बकवास है, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, जाकर उसे पकड़ो। उसके ऐसा कहते ही काफी सारे बंदे नुवा को पकड़ने के लिए जाने लगे, पर नुवा अपनी कंबाइंड पावर का इस्तेमाल करने के साथ उनके छक्के छुड़ाने लगा। अपने साथियों को इतनी बुरी तरह से मार खाता देखकर वो बंदा रोब से कहता है, यार कुछ कर। तभी रोब अपने पाइप का इस्तेमाल करने के साथ नमिक ड्रग की नीडल उसकी तरफ थ्रो करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही नुवा अपनी फायर को उसके पाइप के अंदर घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से रोब का मुंह जल गया। पर नुवा अब उसी की तरफ आते हुए अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने के साथ उसका फेस जला देता है। इसी के साथ वहाँ पर जितने भी गुंडे बदमाश नुवा को पीटने के लिए आए थे, पर वो ही नुवा के हाथों पिट चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है, क्या बात है, उसका एक भी अटैक बेकार नहीं गया, मुझे बताओ क्या वह सच में इतना ताकतवर है। दूसरी तरफ नुवा अपने सामने की तरफ एक सोल्जर को देखने के साथ कहता है कि क्या तुम नहीं लड़ोगे, पर देखने से ऐसा लगता है कि तुम 10th प्रिंस के नाइट हो। अच्छा अब मैं समझा, लेकिन उस बंदे की हालत तो पहले ही खराब हो चुकी थी और नुवा की ऐसी बातों को सुनने के बाद वो उसके सामने झुकते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो 13th प्रिंस। लेकिन नुवा अपने मन में कहने लगा, मैं समझता हूँ कि ये काम करने के लिए उन्हें गुपचुप तरीके से पैसे दिए गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो उन्हें लगा कि वह चुप रहेंगे तो वह पकड़े जाने से बच जाएंगे। वहीं पर खड़ी वो लड़की नुवा की तरफ बढ़ने के साथ कहती है, क्या कहा 13th प्रिंस, तो क्या आप ही है वह वाइस प्रिंस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस प्रिंस। इस पे नुवा एग्री करने के साथ कहा कि हाँ मैं ही हूँ, मेरा नाम नुवा अराराट है। अब ये सुनने के साथ वो लड़की अपने मन में कहने लगी, असली बात यह है, खैर इसमें जो भी कुछ हुआ है वह सब समझ में आ जाता है और वह एक प्रिंस और मिनिस्टर है, लेकिन वह अपने स्टेटस का जरा भी दिखावा नहीं करता। पर नुवा उस नाइट से सवाल करता है, मैं उनके पनिशमेंट तुम्हें ही संभाल ले दूंगा, तो मुझे बताओ क्या तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। जिस पर वो बंदा अपनी मुंडी हिलाते हुए मना कर देता है। अब ये देख कर नुवा खुश होने के साथ कहा कि इस बार मैं तुम्हें जिंदा जाने देता हूँ और इन्हें यहाँ से ले जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो नाइट ऐसा ही करता है, पर हम नुवा के पीछे एक पर्सन को देखते हैं जिसको वो उसे ढंग से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो बंदा कहता कि तुम कितने शानदार हो लड़के, तुम्हारी शक्ल सूरत और हुनर दोनों ही बेमिसाल है, मुझे अक्सर ऐसे जबरदस्त यंग मैन देखने को नहीं मिलते। उसी वक्त हम उस पर्सन के पास एक गोल्डन गोड को देख पाते हैं, जिसको देखने के बाद नुवा हैरान होते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में और इसके ओनर के बारे में अभी हाल ही में पता चला है। ये सब कहने के बाद वो आगे बढ़ते हुए उनके सामने झुकने के साथ कहता है, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई हिज हाइनेस लाइटनिंग प्रिंस। अपने बारे में इतना कुछ सुनने के बाद लाइटनिंग प्रिंस हैरान हो चुके थे, पर सामने की तरफ वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या वे आदमी एक प्रिंस है, पर मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। और जब वो लोग ऐसा कह ही रहे थे, हम नुवा की तरफ आते हैं जो अपने मन में बताना शुरू करता है, लाइटनिंग प्रिंस इंद्र अराराट कुछ दशक पहले जब मौजूदा एम्परर ने गद्दी संभाली तो वह प्रिंस रिजेंट के तौर पर पावर के सेंटर में थे, साथ ही साथ एम्पायर में काफी उथल पुथल थे क्योंकि एम्परर काफी छोटे थे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह सब पर कंट्रोल रखने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। लेकिन 5 साल बाद प्रिंस रिजेंट ने पद छोड़ दिया और बिना किसी बहस के अपने मैनर में जाकर रिटायर होने का फैसला किया और एम्परर के एक नए एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करने में अपनी भूमिका के लिए उन्हें लाइटनिंग का टाइटल दे दिया गया और अब एक ग्रेट पर्सन अचानक कैपिटल में आ पहुंचा है। और इसके कुछ देर बाद नुवा उनके पास जाकर बैठ चुका था, जबकि लाइटनिंग प्रिंस बताते हैं कि क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरा मानना है कि एम्परर ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया होगा। जिस पर नुवा एग्री था, जबकि रिजेंट कहते हैं कि अच्छा मैं समझता हूँ, तो फिर तुम यह भी जानती हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इस पे नुवा बता देता है कि मेरे को इवेल्युएट करने के लिए। अब ये सुनकर वो इम्प्रेस होने के साथ बताते हैं कि एम्परर ने तुम्हें इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा है, इसलिए मुझे किसी भी चीज को वेरीफाई करने की सचमुच जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार इसका असर मेरी पोती की लाइफ पर तो पड़ता ही है। अब ये सुनकर नुवा अपने मन में कहने लगा, जिस तरह से वह बात करते हैं उसे सुनकर तो कोई भी इंस्पेक्टर गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। हालांकि वह एम्परर का चाचा है, फिर भी वह उसकी प्रजा ही है। उनके लिए एम्परर को बस एम्परर कहकर एड्रेस करना बेहद अपमानजनक है। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उन्हें इस बात पर टोकूं तो भी उन्हें जरा सा भी फर्क पड़ेगा, और मुझे यह भी लगता है कि मेरे फादर को भी उसमें कोई कमी नजर आएगी क्योंकि वह आदमी ऐसा ही है। ये सब सोचने के बाद वो उनसे कहता कि अगर मैं आपके स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं उतरा तो आप क्या करोगे। इस बात पर रिजेंट बताते हैं कि मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा, बस इतनी सी बात है। अब ये सुनने के साथ नुवा कहता कि लेकिन यह तो एक इंपीरियल कमांड है ना। जिस बात का जवाब देते हुए रिजेंट बताते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर एम्परर का कोई ऑर्डर होता तो मैं किसी भी कीमत पर उनका पालन करता, लेकिन यह मेरी ग्रैंड डॉटर है, तुम जानते हो हम अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह कोई पॉलिटिक्स मामला नहीं है, ये तो पर्सनल बात है, और जिसने भी ऑर्डर दिया है वह मेरा भतीजा है, वही लड़का जिसे मैं कभी अपनी गोद में खिलाया करता था। अगर वह गलत है तो मैं उसको सिर पर एक जोरदार चप्पल लगाऊंगा, अगर उसे रोकने के लिए ऐसा करना भी पड़े तो मैं वह भी करूंगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नुवा अपने मन में कहता है कि मैं समझा, वह एक इंटरेस्टिंग इंसान है और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई पावर पाने की डिजायर है, इसलिए बदतमीजी करने पर
पर उन्हें कोई डांट नहीं पड़ती, बल्कि असल में तो इसी बात को पसंद किया जाता है। ये सब सोचने के बाद वो उनसे कहता है कि तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, जिस पर रिचर्ड बताते हैं कि मुझे इसी बात का पता चलने ही वाला है। उनके ऐसा कहते ही नुवा पर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ने लगता है, जो फील करते हुए नुवा अपने मन में कहा कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे कुचल रहा हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं लेवितान से करवाता रहता हूँ, पर ये काफी ज्यादा खतरनाक प्रेशर है। लेकिन मैं यहाँ पर आकर हार नहीं मान सकता। जो कहने के बाद उसने भी पलटवार करना शुरू कर दिया था। इन सब के दौरान वो अपने मन में कहता है बहुत बढ़िया, अब एक ही बार में, पर नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह मेरे परदादा है और शायद मेरे होने वाले ससुर के फादर भी। मुझे उन्हें सबके सामने चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे इस तरह संभालूंगा कि ना तो मेरी जीत हो और ना ही मेरी हार। उसका यूँ कोशिश करता देखकर रिचर्ड हंसने के साथ कह रहे थे, शानदार लड़के, मैं यहाँ पर आकर हार मानता हूँ। इस पे नुवा बताता है कि मुझे लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिचर्ड कहते हैं कि नहीं बेवकूफ, ने मेरे मूव को पूरी तरह से भांप लिया और मैच को ड्रॉ करवा दिया। इसी वजह से तुम्हारी कंसंट्रेशन ने ही मुझे हरा दिया। जिस पर नुवा अपने मन में कहता कि वह इसे माइंडफुलनेस कहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही इसका राज खोल दिया। वह सचमुच ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप चाहकर भी नापसंद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रिचर्ड नुवा के सर पर अपना हाथ धरने के साथ बताना शुरू करते हैं, मुझे तुम काफी पसंद हो लड़के, मेरी पोती का ख्याल रखना। जिस पर नुवा भी एग्री था, जबकि रिचर्ड काफी खुश होने के साथ कहते हैं कि आज मेरा मूड काफी बढ़िया है। अरे तुम्हारे पास जितनी भी शराब है सब बाहर निकालो, आज राउंड मेरी तरफ से है, जो भी पी सकता है वह जी भर कर पिए। और वैसा कहते हुए काफी सारे पैसे उड़ा रहे होते हैं, जो देखकर नुवा अपने मन में कहा कि क्या पैसे ज्यादा खर्चीले हो सकते हैं। वैसे भी वह यकीनन उन नोबल जैसे बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें मैं जानता हूँ। जबकि दूसरी तरफ लाइटनिंग प्रिंस उसे एक रिंग देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे एंगेजमेंट का गिफ्ट है। और उस रिंग को लेते ही नुवा को एक अजीब सी आवाज आती है, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। और उसके ऐसा कहते ही नुवा एक अजीब सी जगह पर आ पहुंचा था और उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार ये कहाँ पर पहुंच गया। और हम वहाँ पर देखती हैं कि एक बहीमत भागते हुए नुवा की तरफ ही आ रहा होता है, पर नुवा उसे देखने के साथ कहा, तुम कह रहे थे कि तुम मेरी ताकत देखना चाहती हो, है ना, तो आ जाओ। और इसी के साथ नुवा अपनी लेवितान को बाहर की तरफ निकालने के साथ उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बहीमत वहीं पर हार गया। इसी के साथ वहाँ पर नुवा का स्टेटस शो होने लगा, जिसमें अर्थ F+F, लाइट F+C और डार्क F था। उसी वक्त वहाँ पर नुवा को अचानक से बहीमत की आवाज आने लगी, मेरा नाम बहीमत है और मैं तुम्हारे आगे सरेंडर करता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नुवा हैरान हो चुका था और वो अचानक से वहीं पर आ चुका था जहाँ वो पहले था। वह दूसरी तरफ बैठे रिचर्ड नुवा से कह रहे थे, इसे बहीमत कहते हैं, इसकी पावर मेरी पावर से मेल खाती है। जो सुनकर नुवा उस रिंग को पहनने के साथ एक जग को उठा चुका, जो एक गोल्डन कलर का हो चुका था। साथ के साथ उसके अंदर की वाइन भी गोल्डन कलर की हो चुकी थी, जो देखकर रिचर्ड हैरान होने के साथ कहते हैं कि मैं भी बहीमत को नहीं जीत पाया था, पर तुमने यह पलक झपकते ही कर दिखाया। और उसने मुझे बस अपना नाम बताया और मुझे उम्मीद थी कि मुझे वह फैंटास्टिक गोल्डन फिगर फिर से देखने को मिलेगी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर नुवा बहीमत को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जो देखकर लाइटनिंग प्रिंस हैरान होने के साथ कह रहे थे, तुम यह भी कर सकते हो, तुम सच में कमाल के हो लड़के। ये बात सुनकर नुवा कहता कि मैं इससे फाइट करवा कर पावर और एबिलिटीज सीख सकता हूँ। और ये बात उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए नुवा उन्हें समझाता है कि मुझे लगता है कि आपको सीधे दिखाना ज्यादा अच्छा होगा। फिर हमें इसके आगे की बात एक लड़की से पता चलती है, द मैजिक ऑफ स्वॉर्ड लेवितान, द रिंग ऑफ फ्लेम लूथियर, द पेंटिंग ऑफ विंड हुआवा, द रिंग ऑफ अर्थ बहीमत। इन सभी के एक साथ इकट्ठा हुए 1000 साल बीत चुके हैं। सिविल एज के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। और 13th प्रिंस, वह एक ऐसे अमेजिंग एक्सपीरियंस से गुजरने वाले थे जिन्हें केवल एक मिरेकल ही कहा जा सकता था। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।